के समझाने पर भी वह उस घटना को भूल नहीं पा रही थी। जिस परिस्थिति से वह गुजर रही थी, वह उसकी माँ को एक दिन वो भी गुजरी थी। आखिर क्या थी? चलिए इस कहानी को हम लोग जानते हैं। उसने एक बार फिर सत्या के चेहरे को देखा। कल से न जाने कितनी बार वह इस चेहरे को देख चुकी है। दोपहर से अब तक तो एक मिनट भी किसी के उसके अलावा किसी और को ना देखी थी। बस चुपचाप पास बैठ रही थी। दोनों एक दूसरे से नजर चुरा रही थी, एक दूसरे की ओर देखने में कतरा भी रही थी। सत्या का चेहरा व्यर्थ था और दर्शक का दृष्ट था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी बेटी को किस दिलासा दे। उसके साथ जो कुछ भी घट गया था, अचानक ही जैसी उसका सब कुछ लूट गया था। वह तकिए में मुंह छिपाए बस सुख करती रही थी। सब कुछ जाने समझाने के बावजूद उसने सत्या से ना तो कुछ कहा था और ना ही पूछा था। ऐसा कोई शब्द उसके पास नहीं था जिसे बोलकर वह सत्या की पीड़ा को कुछ कम कर पाती, और उसे विश्वास से वह अधिक चुप हो गई थी। जब रात को फिर आई, कमरे में पूरी तरह अंधेरा फैल गया था। वह उठी और बातें चलाकर सत्या के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ खा ले बेटी, दिन भर कुछ नहीं खाया है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, प्लीज आप जाइए, सो जाइए, सत्या ने कहा और चादर फैलाकर सो गई। कुछ देर तक उसी तरह खड़ी रहने के बाद वो कमरे से निकलकर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। उसने कमरे का रास्ता बालकनी के साथ ही था। अपने कमरे में जाने से वह डर रही थी। न जाने कैसी एक आशंका उसके मन में भर आई थी। आज दोपहर से जिस तरह से वह लिपटी चिपटी सी सत्या ऑटो से उतरी थी, ना ऑटो को भाड़ा दिया था, वो भागकर अपने कमरे में आ गई थी। वह सब देखकर उसका मन कांप उठा था। सत्या ने उससे कुछ कहा नहीं था, उसने भी कुछ पूछा नहीं था। बाहर निकलकर ऑटो वालों को उसने पैसे दिए थे। ऑटो वाला भी कुछ उदास स्वर में बोला था, बहुत खराब समय है बीबी जी, लगता है बच्ची गुंडों की चपेट में आ गई थी, या फिर ब्रिज के पास सड़क पर बेहाल से बैठी थी, किसी तरह घर आई है। इस तरह की इसकी गाड़ी में बैठते हुए डर लगता है। पुलिस के 100 लफंगे जो है पैसे देकर जल्दी से वो घर के भीतर घुसी। उसे डर लगा ऑटो वाले की बातें आस के लोगों तक ना पहुंच जाए। ऐसी बातें फैलने में कितनी समय लगती है भला। वह धड़कती कि सत्या के कमरे में जाकर घुसी। सत्या बिस्तर पर औंधी पड़ी, तकिए में मुँह छिपाई जगती भर रही थी। कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाई थी कि क्या करे क्या ना करे। बस चुपचाप सत्या के पास बैठकर उसको सिलसिलाती रही। अचानक सत्या ने उसे एकदम चिपक गई और अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी रुसाई ने वेग पकड़ ली। मम्मा मम्मा, कोई तीन थे जबरदस्ती कार में। सत्या आगे कुछ ना बोल पाई, ना बोलने की जरूरत ही थी। वे आशंकाएं अब तक सिर्फ सिर उठा रही थी, अब समुद्र की तेज ज्वार बन गई थी। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखें पनीली, परंतु अपने को संभालते हुए बोली, डोंट वेरी बेटी, डोंट वेरी, संभालो अपने आप को, हिम्मत से काम लो। कहने को तो कह दिया, संभालना भले शब्द, किंतु खुद भीतर से वह जिस तरह टूटी यह सिर्फ वह समझ गई थी कि सत्या ने अपने ऊपर अभिमान था कि ऐसी स्थिति में आत्मरक्षा कर पाने में वह समर्थ है। वही आज अपनी समानता की आंसू बहा रहा था। बेटी की पीड़ा को किस तरह उसे दार कर दिया था। दर्द में कितनी परतें उभर आई थी, यह सिर्फ वह समझ पा रही थी। बेटी के सामने व्यक्त करने का साहस नहीं था उससे। सत्या इस तरह की घटनाओं से खबरें जब भी अखबार में पढ़ती उसे से भर उठती। ये लड़के कितने कमजोर होती ही क्यों है, कहीं भी कोई भी उसे उठा देता है और वह रोटी कलपती अपना सब कुछ लुटा देती है। और यह पुलिस करती ही क्या है, इस तरह सरेआम सब कुछ हो जाता है। और वह सत्या को समझाने की कोशिश करते हुए कहती, स्त्री का कमजोरी तो जग जाहिर है बेटी, इन शैतानों के पंजे में कभी भी कोई भी फंस सकता है। माई फूट, मैं तो ऐसे कभी भी मजा चखा देती। उसके घबराए मन को फिर सत्या के कमरे में एक बार झाँका और चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। खाना उसने भी खाया नहीं था, या फिर उसे पड़े पड़े रात ढलती रही। बिस्तर पर न जाने रात को बहुत गहरा नींद तो नहीं आती है, लेकिन उस कमरे की बत्ती भी नहीं जलाई थी। उस अंधेरे में अचानक से उसने बहुत डर लगने लगा। फिर उठकर बैठ गई, कमरे से बाहर निकली और फिर सत्या के कमरे में आकर झाँका। सत्या की बत्ती बुझा दी थी और शायद सो रही थी। वह मंत्र गति से फिर कमरे में आई, बिस्तर पर लेट गई, किंतु आंखों में के सामने जैसे कि कुछ नाच रहा हो। अंधेरे की दीवार में कहीं कहीं परछाइयां थी। वह सत्या को कैसे बताती कि जो वेदना जो अपमान वह आज झेल रही है, ठीक उसी प्रकार उसी वेदना अपमान एक दिन उसे भी दो चार होना पड़ा था। सत्या तो इसी अपने असंभव पाने बैठी थी। शायद वह भूल गई थी कि वह भी इस देश ही रहने वाली एक लड़की है। इस शहर के सड़कों में चलने घूमने वाले हजार लड़कियों के बीच एक लड़की जिसके साथ कहीं भी कुछ भी कर सकता है। सत्या के बारे में सोचते सोचते वह अपने अतीत में खो गई। इतनी भयानक रात थी वह, इतनी पीड़ाजनक। वह दीवारों पर देख रही थी, कई कई चेहरे नाच रहे थे। वह अपने मन को देख रही थी, जहाँ सड़कों पन्ने फाड़ फाड़ रहे थे। एक सुखी संपन्न परिवार की बहू, एक बड़े अफसर की पत्नी, सुख साधनों की लत्थी फदी एक 9 साल की बेटी, परंतु पति सुख बहुत दिनों तक नहीं भोग पाई थी। वैवाहिक जीवन में सिर्फ 16 साल ही बीते थे कि पति के साथ छूट गया था। एक कार दुर्घटना घटी और उसका जीवन सुनसान हो गया। पति की मौत ने एकदम से रिक्त कर दिया था। तथापि वह हमेशा मजबूत दिखाने की कोशिश करती रहती थी। कुछ महीने बाद ही उसने बेटी को अपने से दूर दूर स्कूल भेज दिया था। शायद इसके एक कारण यह भी थी कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी कमजोरियों, उसकी उदासी, उसका खालीपन किसी तरह बेटी की पढ़ाई और बाधक बने। अब वह नीनाथ अकेली थी। सास ससुर का वर्षों पहले इंतकाल हो गया था। एक ननद थी, वो अपने परिवार में व्यस्त थी। अब बड़ा सा घर उसे काटने को दौड़ता था, एकाकीपन डंक मारता था। तभी उसने फैसला लिया था कि भारत दर्शन करेगी। इसी बहाने कुछ समय घर और शहर के बाहर रहेगी। यूं ही देश दुनिया घूमने का बहुत शौक था, खासकर भारत के कोने कोने का वह देखना चाहती थी। उसने फोन पर बेटी को पता दिया था, कुछ सहेलियों को भी बताया। 1-2 दिन की लंबी यात्रा सबसे रोका भी था। अकेली कहाँ भटकती फिरोगी, और वह सुनी ही कहाँ थी। निकल पड़ी भारत दर्शन पर और सब पहले दक्षिण गई। कन्याकुमारी, तिरुपुरम, तिरुपति, मुंदेरी, रामेश्वरम, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की अनेक जगह, राजस्थान को उसने पूरी तरह छान मारा था। फिर पहुंची हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला का एक होटल पर ठहरी थी। वहीं वह अंधेरी रात आई थी। जिन पहाड़ों के सौंदर्य के उसे खींचा था, उन पहाड़ों ने ही उसे कूदा दिया। जिस दिन वह इधर उधर घूमती रही थी, रात का अंधियारा जब पहाड़ों के उगे पेड़ों की अपनी परछाई से ढकने लगी, वो अपने होटल की लौटी थी। वे दोनों शायद उसके पीछे पीछे ही थे। उसका ध्यान उधर ना था, नहीं, वह प्रकृति के नैसाने सौंदर्य सुख में ऐसी डूबी थी कि मानवी छाया पर उसका नजर ही नहीं गई। जैसे रात चुपके चुपके धीरे धीरे आती है, उसके पैरों की गति वैसे वैसे ही थी। सन्नाटे में डूबा रास्ता भूले भटके कोई नजर नहीं आता है। उसी मुग्धावस्था में ही उसने अपने कमरे का ताला खोला था। किसी भीतर घुसने में एक भी कदम उसने उठाया ही था कि पीछे से किसी ने ढकेला और धक्का मारा था। उसी लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिर पड़ी थी। गिरना ही था, क्योंकि अचानक भूकंप सा झटका कैसे संभाल पाती। वह कुछ संभालती तब तक दरवाजा बंद हो गया था। उन दोनों ने ही बत्ती जलाई थी। उम्र ज़्यादा नहीं था उनकी, झटके में ही उसने हाथ पैर बंद कर दिए थे। वह चाहती थी चिल्लाए, पर चिल्ला न सकी। उसकी चीख उसके अंदर ही दबी रह गई। होटल तो खाली से ही पड़ा था, क्योंकि पहाड़ों की सीजन अभी चालू नहीं हुआ था। वह अकेली औरत होटल में उस समय का अपना कमरा, एक अनजान जगह से बदनाम हो जाने का भय, मन का भय बहुत बड़ा भय होता है। उस भय से ही वह बन गई थी। इस उम्र में यह सब भी भोगना होगा, यह सोचकर वह नहीं सोच सकती थी। वे लूटते रहे अपने पहले से उसे, फिर उसका सामान। वह चुपचाप झेलती रही सब कुछ। कोई कुमारी लड़की ही तो थी, नहीं हुआ भोगा था उसने सब कुछ पति के साथ, परंतु अभी तो वह रोंधी जा रही थी। एक असहाय अपमान और पीड़ा की झटपटा रही थी। उसने पीड़ादायी क्षणों को याद कर आज भी वह रूह कांप जाती है। बस यही एक स्थिति होती है जहाँ नारी अक्सर शक्तिहीन हो जाती है। अपनी सारी आशाओं की श्रद्धांजलि देनी पड़ती है। उसे बातों में, किताबों में नारी की स्त्री अपने को चाहे कितना भी शक्तिमान मान ले, पर पशुवृत्ति के सामने उसे हार माननी पड़ती है। उस रात उसे अपने पति की बहुत याद आई थी। कहीं मन भी
आ रहा था कि उनके ना होने के बाद उसके प्रति उसे किसी विश्वासघाती बना दिया है। न जाने कब तक वे लोग उसके ऊपर उछलते कूदते रहे। एक बार गुस्से में उसने एक बाह में अपने दांतों में गड़ा दिया था। प्रत्युत्तर में उस शख्स ने उसकी दांतों को अपने हाथ रख के दोनों छातियों को दांत से काटकर लहूलुहान कर दिया था। उसने होठों और गालों पर तो पहले से ही उन लोगों ने काटकर बदरंग कर ही दिया था। वह अपनी सारी पीड़ा को, गुस्से को, चीख को किस तरह दबाए पड़ी थी, आज सोचकर चकित होती है। यह स्पष्ट था कि वे दोनों इस काम में अभ्यस्त थे। जाने से पहले दोनों का चेहरों में अजीब सी तृप्ति थी, खुशी थी। एक ने तो उसके बंधन खोलने के बाद रस्सी को अपने जैकेट के अंदर छिपाते हुए कहा, गुड नाइट मैडम, तुम बहुत मजेदार हो। घृणा से उसने अपने मुंह फेर लिया था। कमरे की दूसरी तरफ एक खिड़की थी, उसे खोलकर वे दोनों बाहर कूद गए थे। बाहर का अंधेरा और घना हो उठा था। कमरे में जैसे चारों तरफ बदबू फैल गई थी। बाहर का घना अंधेरा उछलते हुए उस कमरे में भरने लगा था। वह उठी कांपते शरीर के साथ खिड़की तक पहुंची। खिड़की को बंद किया। बदबू और तेज हो रही थी। उसने नाक पर हाथ रख दिया और दौड़ती हुई बाथरूम में घुसी। उस ठंडी रात में न जाने वह कब तक नहाती रही। बार बार पूरे शरीर में साबुन लगाती रही, रगड़ती रही, चेहरे को मानती रही, छातियों को लगड़ कर धोती रही, परंतु वह बदबू खत्म होने को ही नहीं आ रही थी। वह नंगे बदन ही फिर अपने कमरे में आई। पूरे शरीर में ढेर सारा पाउडर थोपा, परफ्यूम लगाया, कमरे में भी चारों तरफ छिड़का, किंतु उस बदबू का अंत नहीं हो रहा था। कैसी बदबू थी यह, कहाँ से आ रही थी, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। बिस्तर पर लेटने के बाद देर रात तक नींद नहीं आई थी। जीवन व्यर्थ लगने लगा था उसे। लग रहा था कि उसका जीवन दूषित हो गया है, उसका शरीर अपवित्र हो गया है। अब जिंदगी भर इस बदबू से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। वह कभी किसी की आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगी। अपनी ही बेटी की जिंदगी भर में उसे मुंह छिपाना पड़ेगा। हालांकि एक मिनट में उसमें यह सोच गई थी कि अगर वह किसी को भी कुछ बताएगी तो भला किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा, बताने पर ही सबको पता चलेगा। फिर वह एक पापबोधहीन भाव उसके अंदर बैठ कर पैदा हो गया था और ढलती रात को उसने तय किया था कि उसके जीवन का अंत इन्हीं पहाड़ों पर होना है। यही एक विकल्प है उसके सामने। वह बेचैनी के कमरे में टलती लगी। उस होटल की कुछ ही दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी थी, नीचे गहरी खाई। वह कहीं भी कूद सकती थी। प्राण निकलने के समय ही इतना लगता है। कुछ देर छटपटाएगी, फिर सब कुछ शांत। पर रात के होटल के बाहर गेट बंद हो जाता है। कोई आवश्यक काम हो तो दरबान गेट खोलता है। वह भला उसमें क्या आवश्यक काम बताएगी। इतनी रात को संभव ही नहीं था उस वक्त बाहर निकल पाना। चक्कर लगाती रही कमरे में। सुबह के इंतजार में भोर में गेट खुल जाती है। अपने शरीर में एक साल डालकर वह बाहर निकली। कमरे का दरवाजा भी उसने बंद नहीं किया। अभी भी अंधकार घना ही था, पर ऐसा नहीं कि रास्ते पर चला न जा सके। टहलखोरी के लिए निकलने वाले भी 2-4 लोग रास्ते पर ही थे। वो मंथर गति से चलती रही। सामने ही पहाड़ी थी, एकदम वीरान सुनसान। वह जाकर खड़ी हुई पहाड़ी पर नीचे से कुछ भी नहीं दिख रहा था। भयानक सन्नाटा। कुछ ही देर तक खड़ी रही। शायद पति और बेटी की याद में खोई थी। हवा की सरसराहट उसके शरीर में कंपन पैदा कर रही थी। पर वह बेखबर सी थी। साल भी उड़कर शायद कहीं नीचे गिर गई थी। नीचे सामने कहीं कुछ भी दिख नहीं रहा था, सिवा मृत्यु के एक काले साये के। एक संकरी गुफा पर समा पाएगी। इससे बस अंतिम बार पति को प्रणाम कर ले, इसके बाद फिर जो होना है सो हो जाएगा। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिए और ऊपर आसमान की ओर देखा। अचानक उसकी नजरें सामने गई। देखा दूर पहाड़ों के पीछे धीरे धीरे लाली फैलने लगी। सुनहरी किरणें आसमान के साथ साथ पहाड़ों को भी सुनहरे रंग में रंग रही थी। सौंदर्य सोना था। लोग यहाँ से सूर्योदय देखते हैं। आसमान की लाली शिखरों पर फैली लाली अद्भुत थी। वह उसी तरह हाथ जोड़ी विभिन्न सी वह सब देख रही थी। उसके देखते देखते लाल गोला ऊपर से आ गया। तजो में सूर्य रात के अंधकार को बेदना अपनी निर्धारित दिशा की ओर अग्रसर। सूर्य सच उस दृश्य के पल भर से ही उसके भीतर का सब कुछ जैसे बदल डाला। अंधकार को जैसे नष्ट ही होना ही था, पर उस भय से अपने को क्यों नष्ट किया जाए। कोशिश तो अंधकार से लड़ने की भी होनी चाहिए, उससे भगाने की भी होनी चाहिए। वही जीत तो असली जीत होगी। और वह लौट आई एक नए साहस और उमंग के साथ, एक नए विश्वास और दृढ़ता के साथ। अचानक छन्नी सी आवाज आई। उसकी प्रेरणा टूट गई। अतीत से वर्तमान में लौटना पड़ा उसे। वह आवाज सत्या के कमरे से आई थी। वह समझ गई सत्या अभी तक सोई नहीं है। शायद वह भी किसी बदबू से परेशान होगी। एक दर्शक में शायद अंधेरे कमरे में टहल रही होगी। उससे टकराकर कुछ चीजें गिरा होगा, टूटा होगा। क्षण यह अस्वाभाविक नहीं था। सत्या जिन स्थितियों से गुजरी है, जिस मानसिकता में अभी जा रही है, किसी ने भी के लिए घोर यातना का समय हो सकता है। संभव है उसके मन को अभी आत्महत्या की बात आई हो। सारी वेदना, अपमान, तिरस्कार को एक ही विकल्प होता है, जैसे अपना अंत। परंतु वह नहीं चाहती कि सत्या कुछ ऐसा करे, ऐसा कोई कदम उठाए। अभी बहुत नादान है वो। पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। उसे सब कुछ झेल कर जीना ही होगा। जीना ही जीत है। मर जाने से किसी का क्या बिगड़ेगा। उन लोगों को भी क्या बिगड़ेगा जिन्होंने यह सब किया। वह सत्या को क्या बताएगी। एक ठोकर की तरह ही सब कुछ। ठोकर खाकर आदमी गिरता है, परंतु संभल कर फिर उठता है, फिर चलता है। वह स्थिर कदमों से सत्या के कमरे की ओर बढ़ी। उसके पैरों में ना तो कंपन थी और ना ही अशांति। कमरे में घुसने से पहले बालकनी की बत्ती उसने जला दी थी और इसके बाद उसने कमरे में प्रवेश किया था। फिर सत्या के पास जाकर उसे समझाने लगी कि बेटी, यही सत्य है। आज तेरे साथ, कल किसी और के साथ। यह होना तय है, क्योंकि हम इसी दुनिया में रहते हैं और यहाँ बहुत सारे दरिंदे यूं ही छुट्टे घूमते रहते हैं, जिसे हमें अपने आप को बचा के रखना होता है। यूं जिंदगी में सब कुछ खत्म करने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। हर चीज़ से लड़कर गुजरना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है और पुनः विश्वास भी मिलता है। यूं जिंदगी किसी के यादों में या फिर किसी आदमी से हार जाने से जिंदगी बिगड़ नहीं जाती है। जिंदगी खुद से लड़के जिया जाता है और यही सत्य है। दरिंदाओं से बचने के लिए हमें खुद की हिफाजत खुद से करनी पड़ेगी ना। यहाँ कोई सहारा देने वाली नहीं है। सब तो कहते हैं सहारा दे देंगे, बट कोई सहारा नहीं देता है। तो दोस्तों, यही थी सत्य की कहानी। आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल